अगर मैं बात करूं आज के लाखों साल पहले डीप ओशियन में पाई जाने वाली मेगलेडॉन की, तो अगर उन्हें ग्रेट व्हाइट शार्क का सबसे करीबी रिश्तेदार का नाम दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बिकॉज वही स्पैंडल शेप्ड बॉडी और फिर शार्क की वही सिग्नेचर डॉर्सल फिन जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा होगा, राइट? बट रियल में तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क एंड मेगलोडॉन के बीच सिर्फ उतना ही जेनेटिक डिफरेंस है जितना कि एक कुत्ते और एक बिल्ली के बीच में होता है। जिसका मतलब ये दोनों स्पीसीज अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें मेगलेडॉन विलुप्त हो चुके बड़े बड़े दांतों वाले ओटोडोंटिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहीं ग्रेट व्हाइट मेगलेडॉन को विलुप्त कराने वाली ब्लू ब्लैक लैमनिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड ये बात रियल है कि इन्हीं ग्रेट व्हाइट शार्क की वजह से ही मेगलोडॉन आज विलुप्त हुए हैं। बट शरीर में द ग्रेट व्हाइट शार्क से 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़े होने से इनका मुंह भी नॉर्मली इतना तो खुलता ही था, जिसमें अप्रॉक्स इस साइज की कार तो पूरी की पूरी एडजस्ट हो सकती थी। एंड उनका वो जबड़ा मैक्सिमम 1.8 लाख न्यूटन का बाइट फोर्स जनरेट कर सकता था। मीन्स वो मेगलेडॉन उस कार को अपने बाइट फोर्स से नॉर्मली एक पैन केक की तरह आसानी से चबा सकती थी। बट किसी भी जीव को इनोवेशन एंड सर्वाइवल के लिए अपने अंदर कुछ ऐसे खतरनाक चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, और जिसने करीब 13 मिलियन सालों तक उन्हें इस पूरे अर्थ का अनडिस्प्यूटेड किंग बनाए रखा था। एंड अंटिल उनके भारी भरकम शरीर की वजह से वो ग्रेट व्हाइट शार्क के हाथों विलुप्त हो गए सम 3.6 मिलियन ईयर्स अगो। दरअसल एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि आज के करीब 420 मिलियन ईयर्स अगो ग्रेट व्हाइट एंड मेगलेडॉन के पूर्वज इन कायमरा से डाइवर्स होकर अपना एक नया रास्ता पकड़ लिया, जिससे उन्होंने अपने अंदर इवोल्यूशन की हेल्प से कुछ बदलाव किया, और जिसके रिजल्ट में वो समुद्र के सबसे खूंखार शिकारी बनकर उभरे। और इसी स्ट्रैटेजी की हेल्प से वो 5th मास एक्सटेंशन को भी झेल पाए। बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ था। अब क्योंकि ये 5th मास एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा डेडली था, इसलिए उनके नंबर भी काफ़ी ड्रेस्टिकली नीचे गिर गए। एक तरफ जहाँ पर मेगलोडॉन जैसे ओटोडोंटिडे फैमिली के मेंबर्स अल्टीमेट किंग बनना चाहते थे, वहीं मॉडर्न शार्क की लैमनिडे फैमिली ने एक वाइजर ऑप्शन को चूज किया, जिसमें उन्होंने टाइम से पहले ही अपने बढ़ते हुए साइज पर एक बैरियर लगा दिया, और इन्होंने अपने आप को एक एफिशिएंट हंटर बनाने के लिए इवॉल्व किया, जिसमें इन्होंने स्लिक बॉडी, इनहेंस सेंसर ऑर्गन एंड अपनी हंटिंग स्ट्रेटजी को भी हाईली डेवलप किया। मतलब अगर आप यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि जहाँ पर ये ग्रेट व्हाइट शार्क अपने स्किल पर वर्क कर रहे थे, और वहीं मेगलेडॉन का बड़ा साइज उनके खुद के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। दरअसल स्टार्टिंग में साइंटिस्टों को ये लगा कि इन मेगलेडॉन का एक्सटेंशन आज के 2.6 मिलियन ईयर पहले हुआ था एक सीरीज ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान, जिससे एमिट हुई रेडिएशन ने समुद्र के करीब 1 किलोमीटर तक पेनेट्रेट तो कर दिया था। बट देन पता चला कि ये मेगलेडॉन का अभी तक का सबसे नया फॉसिल्स अभी करीब 3.6 मिलियन साल पुराना है। मीन्स वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन डेडली जरूर था, बट जब तक वो अपने टारगेट की हिट लिस्ट तैयार कर रहा था, मेगलोडॉन को एक्सटिंक्ट हुए ऑलरेडी 1 मिलियन साल हो चुके थे, और जिसका रीजन था उनका भूख। क्योंकि उनको अपने इस इतने बड़े शरीर के हीटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्हें डेली एटलीस्ट 2500 पाउंड मीट तो उन्हें चाहिए ही होता था। तो ऐसे में अर्थ के वीरान समुद्र में सिर्फ कुछ ही समय की देरी का सीधा सीधा मतलब था कि ऑलरेडी वो अपने एंड के एक कदम नजदीक पहुंच चुके थे, और जिसका रीजन ये कि नेचर ने हमेशा से एक शार्क की बॉडी को डिफेंसिवनेस से ज्यादा ऑफेंसिवनेस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया था, और इसीलिए उनकी बॉडी में दांतों को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि आप खुद सोचकर देखो कि आज के करीब 66 मिलियन ईयर पहले एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर्स की हड्डियां मिल जाती हैं, पर महज 3.6 मिलियन ईयर पहले विलुप्त हुए मेगलेडॉन की सिर्फ 7 इंच के बड़े दांत ही मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और जब इस क्वेश्चन पर रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि शार्क के पास ना ही अदर फिशेस की तरह हार्ड प्लास्टिक लाइक स्केल होते हैं, और ना ही उनकी हड्डियां बोनी मटेरियल से बनी होती हैं। उनकी बॉडी में जितने भी बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट कार्टिलेज से बने होते हैं, जो विथ टाइम मसल्स के साथ डिग्रेड हो जाते हैं।
मतलब मेगलोडॉन के केस में एक तरीके से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गया था, क्योंकि जहाँ पर इन्हें अपने इस नाजुक से शरीर को जिंदा रखना था, वहीं दूसरी तरफ इनका ये शरीर उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रखने पर मजबूर कर रहा था। अब क्योंकि इस टाइम स्टार्टिंग में व्हेल एंड डॉल्फिन का साइज काफी छोटा हुआ करता था, इसीलिए उनका शिकार करना उन ग्रेट व्हाइट के लिए ही आसान था। यहाँ पर ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए वो आसान था, वहीं मेगलोडॉन के लिए नहीं। इसीलिए नजदीक आते आइस एज, फूड शॉर्टेज एंड अन्य शार्क से कंपटीशन, ऐसे कई सारे रीजन के चलते फाइनली मेगलोडॉन विलुप्त हो गए और इवेंचुअली उसी के बाद से ब्लू व्हेल को बढ़ने का मौका भी मिला। अब क्योंकि इन ब्लू व्हेल में इतना पोटेंशियल तो हमेशा से ही था कि वो अपने एवोल्यूशन के साथ अपने साइज को भी इंक्रीज कर सके, और इनका यही पोटेंशियल मेगलोडॉन स्पीसीज को बढ़ने से रोक रहा था। इन शॉर्ट, इन विशाल ब्लू व्हेल को इवॉल्व होने के लिए इन विशाल मेगलोडॉन का विलुप्त होना जरूरी था, और जो हुआ भी। बट कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि ये मेगलोडॉन कभी विलुप्त ही नहीं हुई थी। इनफैक्ट वो कहीं डीप सी में छिप कर रहते हैं। अब आई डोंट नो कि आप इस हाइपोथेसिस पर कितना बिलीव करते हो, बट ये किसी फैसेसाइट एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरी से अलग नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन अनलिमिटेड फिशिंग प्रैक्टिस की वजह से कंपेरेटिवली कम फिशेस खाने वाली मॉडर्न शार्क तक को हम भूखा मार रहे हैं। तो इसके क्या चांसेस हैं कि तेजी से घटते हुए फूड रिसोर्सेज के सिचुएशन में कोई मेगलोडॉन जिंदा रह पाएगा। अब इसके अलावा भी जहां पर एक मॉडर्न शार्क अपने पूरे लाइफ टाइम में 40,000 दांतों को गिरा देती है, तो क्या हमें इन रीसेंट टाइम में उनके कोई दांत, उनके कोई ऑर्गन या फिर किसी भी प्रकार के वेल पर उनके बाइट मार्क के निशान मिले हैं? नहीं, इनमें से एक भी नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा क्रीचर समुद्र की गहराइयों में छिपा बैठा है और उसका कोई छोटा सा भी सबूत आज के टाइम में हमें नहीं मिला? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि कोई भी कंस्पिरेसी थियरी पूरी तरीके से झूठ नहीं होती, क्योंकि इसका बेस हमेशा किसी फैक्ट के बेस्ड पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 60s के दशक में यूएस के लोग ऐसे ही यूएफओ साइटिंग की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने जेन्युइनली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टाइप कुछ जरूर देखा था। हाँ, वो अलग बात है कि एक्चुअल में वो फोटो यूएस एयरफोर्स के CIA सीक्रेट प्रोजेक्ट U2 एयरक्राफ्ट की थी। यानी हो न हो ऐसे ही फैक्चुअल बेसिस पर मेगलोडॉन से जुड़ी अफवाहें भी बन रही होगी। बट सवाल ये आता है कि फैक्चुअल बेस आखिर है क्या चीज? वेल, अभी आप ये देखो, ये एक ऐसी सी स्पीसीज है जिससे साइंटिस्ट 100% श्योर थे कि ये फिश करीब डायनासोर्स के साथ 66 मिलियन ईयर पहले विलुप्त हो चुकी है। बट 1930 में कुछ रेगुलर मछुआरों को गहरे पानी में ये हिस्ट्री में पहली बार जिंदा मिली, क्योंकि उससे पहले ह्यूमंस के हाथ बस सिर्फ इसके फॉसिल्स ही लगे थे। तो हो सकता हो कि इसी बेसिस पर लोगों ने सोचा हो कि एक 400 मिलियन साल पुरानी कोयले कैंथ इतने सालों बाद रीडिस्कवर हो सकती है, तो महज 3.6 मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट करने वाली मेगलोडॉन क्यों नहीं? आफ्टर ऑल उससे 40% बड़ी ब्लू व्हेल भी तो आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है। एंड दैट्स राइट कि इसके बारे में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।